जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मेरा हिंदी की पहली क्लास है वर्णमाला, जिसमें हम आप लोगों को बीपीएससी, आरओ, टीजीटी, पीजीटी के लिए हिंदी पढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग हिंदी आज तक नहीं पढ़ा तो हिंदी हमने आप लोगों को एकदम बेसिक से पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप लोग पहला चैप्टर है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला का पहले हम बेसिक जान लेते हैं, फिर इसके आगे हम चलते हैं। वर्णमाला किस किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द? भाषा का शब्द है। छोटे छोटे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद इसके आगे चलते हैं कि भाषा का फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा इसकी उत्पत्ति किसने की थी? उत्पत्ति ईरानियों ने की थी। ईरानियों ने की थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो वह फारसी भाषा का शब्द है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए इसकी उत्पत्ति किसने की थी, तो ईरानियों ने की थी। ये और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर एक पॉइंट और लिख लीजिए, संविधान में हिंदी को कब मान्यता मिली? संविधान में हिंदी की मान्यता प्राप्त हुई कब? मान्यता प्राप्त। आप लोग छोटे छोटे पॉइंट है लिख लीजिए, उसके बाद इसके भेद पर, इसकी परिभाषा पर चलते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। उत्पत्ति ईरानियों ने किया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्राप्त हुआ? 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 संविधान में हिंदी की मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी एक हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में कई ऐसी बोली हैं जो बोली जाती हैं। हिंदी में यूपी में 2 बोली हैं, एक उर्दू राजभाषा, एक हिंदी राजभाषा। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और उत्पत्ति ईरानियों ने किया। हिंदी दिवस 14 फरवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, और संविधान में हिंदी की मान्यता कब प्राप्त हुई? 14 नवंबर 1949। यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। आप लोग यहाँ तक एकदम लिख लिए? इसके आगे आप लोग लिखिए वर्णमाला की परिभाषा चलते हैं। आप लोगों को एकदम परिभाषा एकदम याद हो जाना चाहिए एकदम। परिभाषा आप लोग यहाँ पर लिखिए। परिभाषा इसकी परिभाषा क्या होती है वर्णमाला का? आप लोग लिखिए वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बनता है। 2 शब्दों से मिलकर बनता है। वर्ण प्लस माला। वर्ण मतलब क्या होता है, माला मतलब क्या होता है? आप लोग यहाँ पर देखिए, वर्ण मतलब होता है ध्वनि, और माला मतलब होता है समुदाय। तो इसकी एक परिभाषा और निकल कर आती है। क्या उसकी परिभाषा है? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे दूसरी परिभाषा आप देखिए, दूसरे नंबर पर, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं। इसके बाद यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हिंदी में। फिर इसके बाद यहां पर तीसरा पॉइंट लिखिए, हिंदी में कुल वर्ण 53 है। हिंदी निर्देशालय के द्वारा पहले 52 वर्ण होते थे, एक वर्ण और जोड़ा गया विशिष्ट वर्ण। विशिष्ट वर्ण ऐसे होते हैं, विशिष्ट वर्ण जोड़ा गया तो 53 हो गया। अब वो 53 कौन कौन है उसे आप लोग लिखिए यहाँ पे, 53 कौन कौन होते हैं। तिरपन कौन कौन होते हैं पहले आप लोग यहाँ पे लिखिए। स्वर, व्यंजन, स्वर व्यंजन, अंतर्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, आयोगवाह व्यंजन, और उसके बाद अंतर्थ ऊष्म। फिर उसके बाद और आ जाता है हमारा आयोगवाह, फिर उच्छिष्ट व्यंजन, फिर एक क्या बताता है विशिष्ट व्यंजन। स्वर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा 11 स्वर। अभी एग्जाम हुआ था, उसका एग्जाम का मेरा ध्यान उतर गया, उसमें 2 आयोगवाह को भी जोड़ लिया गया था, उसमें 13 हो गया था। तो आप लोग यहाँ पे पहले लिखिए 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 25, मतलब स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतर्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, आयोगवाह व्यंजन 2, उच्छिष्ट व्यंजन 2, फिर उच्छिष्ट 1। कितने हो गए आप लोग जोड़िए, 25, 1 26, 36, 4 40, 4 44 और 48, फिर 3 51। 2 और कौन कौन बचे आप लोग बताइए जरा, तुरंत आप लोग बताइए। आप लोग बताइए क्या होता है 2? ये उच्छिष्ट व्यंजन नहीं होता है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए संयुक्त व्यंजन 4 होता है। हमसे ध्यान से उतर गया, संयुक्त व्यंजन 4। तो 4 1 5, 2 7, 2 9, 13, 4 17, 17 1 18, 28, 28 और 25 क्या होता है? 8 5 13, 2 2 4 1 5, 53 व्यंजन हो गए। कुल मिला के 53 व्यंजन होते हैं। 53 व्यंजन होते हैं। किसमें? हिंदी निर्देशालय द्वारा व्यंजनों की संख्या इसमें कितना है? 33 व्यंजन है। 53 व्यंजन है। कौन कौन होते हैं? स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 25 होते हैं, मतलब स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन आप लोग लिख लीजिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, आयोगवाह 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और विशिष्ट व्यंजन 1 होता है। ये अभी नया नया जोड़ा गया विशिष्ट व्यंजन। आप लोग यहाँ फिर इसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट डाल के लिखिए नोट। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण 43 माने गए हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण कितने माने गए हैं? 43 माने गए हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण। और आप और आगे लिखिए उच्चारण के आधार पर कितना माना गया है? 45। उच्चारण के आधार पर 45 माना गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण कितने हैं, तो आपको 43 बताना है। और ये पूछे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं, तो 45। अगर ये दोनों ना पूछा जाए और ना आपसे कुछ पूछा, सिर्फ क्या पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं,
तो आपको आप 53 बताना है, 52 नहीं बताना। अगर ऑप्शन में 52 है, 53 है, 51 है, 49 है, तो आप लोगों को इसमें से कौन चूज करना है? 53 चूज करना, क्योंकि विशिष्ट व्यंजन एक बढ़ चुका है। अगर यह 53 नहीं है तो आप लोग 52 चूज करें, क्योंकि 52 इसके पहले था। यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया कि कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन होते हैं, हमारा 53 व्यंजन कौन किस किस वर्ण से मिलकर बनता है। यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब हम चलते हैं स्वर पर। हेडिंग डाल लीजिए स्वर। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर एक व्यंजन। इसके दो भेद होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। पहला भेद होता है स्वर, स्वर, एक होता है व्यंजन, 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 व्यंजन। तो आप लोग पहले स्वर के बारे में लिखिए, व्यंजन सबसे बाद में पढ़ेंगे। इसकी पहले स्वर पढ़िए, इसके बाद व्यंजन सबसे लास्ट में। स्वर के कितने, स्वर किसे कहते हैं? आप लोग स्वर बताइए किसे कहते हैं? जो स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए, स्वतंत्र रूप से बोला जाए वह स्वर होता है, वह स्वर होता है। इनकी संख्या 11 होती है, प्लस 2 आयोग वहां को इसमें जोड़ दिया गया है। अनुस्वार और विसर्ग को इसमें जोड़ दिया गया, इसलिए इसकी संख्या 13 हो गई। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को 11 नहीं लगाना है, 13 लगाना। अगर आपसे सिर्फ यह पूछा जाए, उसमें ऑप्शन में आपके 11 भी हो, 13 भी हो, तो 13 को चुनना है। अगर 13 नहीं है तो 11 को, अगर कुल स्वर पूछ ले तो 13 चुनना है, 13, और सिर्फ पूछे स्वर तो 11। ये आप लोगों को एकदम समझ में आ गया। इसकी परिभाषा क्या है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसे हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती कौन कौन होती है? जैसे लिख लीजिए यहाँ पे, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, रिस, ये, आए, वो, आओ, अंग, आहा। ये दोनों अब लिखना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ चुका है। दोनों को इसमें मिलाकर, इसमें मतलब 11 ऑप्शन गलत था और 13 ऑप्शन सही था, इसलिए इस दोनों को आप लोग ध्यान में रखिए। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 हो गए। आप लोग यहां तक एकदम समझ में आ गया कि हम स्वर किसे कहते हैं। इसके बाद व्यंजन की परिभाषा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे दूसरे नंबर पे व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। आप लोग इससे क्या समझे? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई वर्ण का लिखा है, का, तो आप इसे कैसे का बोले, तो का में क्या छुपा है? आ छुपा है। अब ऐसे इसे अलग कीजिए तो का, अगर इसे व्यंजन स्वर मतलब स्वर रहित करना तो इसके नीचे हलंत लगाइए और का अलग कीजिए। आप इसका उच्चारण जब करते हैं का, तो आप पहले का बोले फिर आ बोले। इसमें स्वर की ध्वनि आती है, जैसे फा बोले फिर आ बोले। की, कैसे आप की बोले? की, तो पहले आप का बोले, का, की, छोटी मात्रा आ गई, इसे हलंत लगाइए और छोटी मात्रा कर दीजिए। छोटी मात्रा हो गया। आप लोग समझे कि स्वरों की सहायता से बोला जाता है। आप कोई भी अक्षर ले लीजिए, जैसे इसे आप लोग छा कहते हैं, छा नहीं है, कसा है। किससे मिलता बनता है? का धन सा से। तो कैसे आप इसे अलग किए? कैसे ये हो गया? जैसे कोई भी ले लीजिए अक्षर, जैसे ना है, तो अब ना स्वर की सहायता से बोला जाए। अब जैसे इसे अलग कीजिएगा, जैसे ना से नीचे हलन लगेगा, अलग हो, छोटा अलग हो जाएगा, क्योंकि यह आप इसकी आवाज लेकर बोला जाता है। इसके बाद
अब आगे चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग अब हेडिंग डालिए स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए स्वरों का वर्गीकरण, इसे मिटा दे रहे हैं आप। स्वरों का वर्गीकरण। दो प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग पहला लिखिए मौलिक स्वर। मौलिक स्वर या मूल स्वर। मूल स्वर इसकी परिभाषा क्या होती, जो इसकी परिभाषा क्या होती है मौलिक स्वर या मूल स्वर की। हमने आपको जितना अभी तक हमने आपको पढ़ाया है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के मतलब किन किन अक्षरों से मिलकर स्वर का निर्माण होता है, स्वर मतलब कौन कौन अक्षर होते हैं और इसका निर्माण कहाँ से हुआ, इसकी मतलब शब्द किसने दिया, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया। यहाँ तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब हम चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग स्वरों का इसे क्या कहते हैं, मौलिक स्वर या मूल स्वर। आप लोग यहाँ जो एक खंड के द्वारा निर्माण हो, जो एक खंड के द्वारा निर्माण हो उसे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर, मूल या मौलिक स्वर। मूल या मौलिक स्वर इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन, छोटा, छोटी, छोटाऊ, छोटा, छोटी, छोटाउरी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूल स्वर या मौलिक स्वर किसे कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर संधि स्वर। संधि स्वर किसे कहते हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे नियम पर आ जाते हैं, इसके दूसरे भेद पर। इसके दो भेद हमने आपको बताया। पहला भेद हमने आपको बता दिया मौलिक स्वर या मूल स्वर, जो एक खंड के द्वारा निर्माण हो उसे मूल या मौलिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी, छोटाउरी। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पर संधि स्वर। इसकी परिभाषा क्या होती है आप लोग लिखिए, जो दो खंडों के द्वारा निर्माण हो, जो दो खंडों के द्वारा निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि स्वर। संधि स्वर इनकी संख्या 7 होती है, कौन कौन, कैसे 11 स्वर होते हैं, इसे 4 छोड़कर और सब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये, आए, वो, औ। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वर किसे कहते हैं तो इन्हीं को संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बाद आप लोग इन तीनों को हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। इन चारों को हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। आप लोग अब हेडिंग डालिए सजातीय स्वर। आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए सजातीय स्वर किसे कहते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। आप लोग यहाँ पे अब हेडिंग डाल लीजिए पहला नंबर पर क्या, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या हमने आपको बताया, इनकी परिभाषा है, जिन वर्णों स्वरों का निर्माण
समान जाति में होता है, जाति में, समान जाति में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। जिन स्वरों या जिन वर्णों स्वरों का निर्माण समान जाति में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। जैसे हमने इसमें आपको बताया था क्या क्या होता है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये हमने आपको बताया था। इनका निर्माण कैसे समान जाति में होता है? छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है? बड़ा का निर्माण होता है। इसलिए हमने यहाँ पे परिभाषा इसकी लिखी, जो समान जाति में होता है। छोटा भी एक सामान है, छोटा भी सामान है, दोनों मिलकर क्या बनाया? बड़ा बनाया। फिर उसके बाद छोटी, छोटी प्लस छोटी मिलकर क्या बनाएगा? बड़ी का निर्माण होगा। इसलिए इसे हम बड़ी का निर्माण, छोटाऊ का, छोटाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ का निर्माण होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि हम स्वजातीय स्वर किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पर डालिए विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, दूसरे नंबर पर विजातीय स्वर। विजातीय स्वर जिन स्वरों का निर्माण, इनकी परिभाषा क्या होती है? जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण विभिन्न जाति में होता है, विभिन्न जाति में होता है, विभिन्न जाति में होता है, उसे क्या कहते हैं? हम विजातीय स्वर कहते हैं। विभिन्न जाति में होता है उसे विजातीय स्वर कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे जो अलग अलग स्वर से मिलकर इसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वर कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आप लोग, हमने इसमें आपको बताया ये, आए, वो, औ, औ, ये होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? छोटा प्लस छोटी मिलकर आई का निर्माण होता है। आई, छोटा प्लस छोटी मिलकर आई का निर्माण होता है। आप लोग उच्चारण जैसे करेंगे, छोटा प्लस छोटी, आए, आए, तो किसका निर्माण हो? आई का निर्माण होगा। फिर उसके बाद आई का निर्माण कैसे होगा? छोटा प्लस आई मिलकर, छोटा प्लस आई मिलकर आई का निर्माण होता है। आई का निर्माण होता है। उसके बाद ओ का निर्माण, छोटा प्लस छोटाओ मिलकर ओ का निर्माण होता है। छोटा प्लस छोटाओ मिलकर ओ का निर्माण होता है। फिर बड़ाओ का निर्माण, छोटा प्लस वो मिलकर औ का निर्माण होता है। इसमें आप लोगों को सिर्फ दो चीज याद रखनी बस। इसमें परिवर्तन ये हुआ और ये परिवर्तन हुआ, और ये दो तो सेम ही सेम है। छोटा प्लस मिलकर आई मिला, आ प्लस छोटा प्लस वो मिलकर औ का निर्माण हुआ। आप लोग तो समझ। फिर उसके बाद इसे हम, इस दोनों को हम क्या कहते हैं? इसे हम भी कहते हैं कंठोष्ठीय भी कहते हैं। कंठोष्ठीय भी कहते हैं, और इसे, इस दोनों को कंठ तालब भी कहते हैं। कंठ तालब कहते हैं, कंठ तालब कहते हैं। यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि हम किसे कहते हैं। थोड़ा ये उल्टा हो गया, यहाँ पे तालब लिख लीजिए, तालब, यहाँ पे ओष्ठीय, ओष्ठीय। आप लोग अब बताएं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया। समझ आ गया होगा तो आप लोग संपर्क कीजिएगा। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। इसके अब आगे हम चलते हैं हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहां तक समझ में आ गया तो यहां तक मिटाल दे रहे हैं। आप लोग आप हेडिंग डालिए हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग अब हेडिंग डालिए हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर।
हिंदी मात्रा के आधार पर, हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, इसे हम कालमान भी कहते हैं, कालमान कहते हैं, इसे हम कालमान भी कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन? इसके 3 भेद होते हैं, तीनों यहीं पर एक बार लिख दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या होता है? हस्व स्वर, हस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। फिर तीसरा होता है पुलुप्त स्वर, पुलुप्त स्वर। सबसे आसान यही तीनों हैं। आप लोग ये मतलब आप लोगों को हम बताएं, अगर आप लोगों ने वर्णमाला एकदम ढंग से पढ़ लिया तो इसमें आप लोगों को समास, संधि और एकदम मतलब संधि तो एकदम आपको समझने में तुरंत समझ जाओगे। उसमें यही सबका मतलब खेल रहता है, इसका मिलाकर इसका निर्माण होता है, इसका इससे निर्माण होता है, ऐसे उसमें भी होता है। अब यहाँ पे आप लोग 3 चीज ऐसे लिख ले, यहाँ पे लिखिए जो, इसे हम क्या कहते हैं? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर। इसे लिखिए जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 1 गुना समय लगे, 1 गुना समय लगे, 1 गुना समय लगे, इसे हम क्या कहते हैं? हस्व स्वर कहते हैं, हस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? छोटा, छोटी, छोटाऊ, रेस। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें एकदम बॉक्स बनाकर आप लोग लिख लीजिए। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 1 गुना समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? हस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का, इनकी परिभाषा, ये हम परिभाषा लिख रहे हैं, आप लोग परिभाषा जरूर लिखिए। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है, 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन 7 होती है? बड़ा, बड़ी, बढ़ाऊ, ये, आए, वो, आओ। अभी हमने आपको इसमें हम सजातीय विजातीय भी बताए थे। ये तीनों सजातीय, ये चारों विजातीय हैं। इसे हम कंठ से बताए थे, इसे कंठ तालव्य बताए थे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम हस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। फिर पुलुप्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, परिभाषा लिखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, उनसे हम क्या कहते हैं? पुलुप्त स्वर, पुलुप्त स्वर कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं। यहां तक आप लोगों को जैसे जिसमें 3 गुना समय लगेगा, हे राम, ऐसे इसमें होता है। जैसे ओम, ये एग्जाम में पूछा गया था, बीएसएम में इसमें पूछा गया था वह कौन सा स्वर है जिसमें 3 गुना समय लगता है, तो वह पुलुप्त स्वर है। ये पूछा गया था एग्जाम में, जिसमें 3 गुना समय लगता है उसे हम पुलुप्त स्वर कहते हैं। आप लोगों को परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए। अगर परिभाषा याद है तो आप लोग तुरंत आंसर बता सकते हैं। जैसे छठा, आप लोग ऐसे हस्व स्वर है, आप लोग यह मत, आप लोग प्रैक्टिकल खुद करिए। हस्व स्वर किससे कहते हैं? जिनको 1 गुना समय लगे। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? छोटा, छोटी, छोटाऊ, छोटा, इसमें 1 गुना समय लगता है, इससे आप तुरंत बोल सकते हैं। और दीर्घ स्वर, जिसमें 2 गुना समय लगे, बड़ा, तो इसमें
थोड़ा ज्यादा समय लगता है। मुंह पूरा खुलता है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, इसमें दुगना समय लगता है। और पुलुप स्वर में ओम, इसमें आप लंबे समय तक खींचते रहते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें पुलुप स्वर होते हैं। यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया किसे किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहां तक आप लोग नोट्स बना लीजिए कि किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। आगे अब हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही क्लास। कल इसके आगे हम पढ़ते हैं जीभ के आधार पर कितने भेद होते हैं। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसे लगी। धन्यवाद।